हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट क्या होता है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कंडक्टिविटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का डायल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, पोलार्च लॉ क्या होता है, पोलार्च लॉ के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ये सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार और जान लीजिए, इन सभी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो आज जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है वो है आपका कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है। मान लीजिए एक वायर है, वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी वायर में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं किसी भी वायर में कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस होगा। लेट सपोज Na+ और Cl- आयन है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी सॉल्यूशन में कितनी आसानी से आयन फ्लो हो सकते हैं या फिर किसी सॉल्यूशन में कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, उसी के टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस का नाम देते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस में कितनी आसानी से चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग कंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है। व्हाट इज कंडक्टेंस? कह रहा है कि इट इज अ मेजर ऑफ इज विथ विच द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर और अ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है भाई, कंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में या फिर किसी भी कंडक्टर में कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग कंडक्टेंस का नाम देते हैं। कंडक्टेंस का एक और डिफिनेशन होता है, वो क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ना। क्या कहता है, जो कंडक्टेंस होता है वो आपका रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ऐसा क्यों, देखिए रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को आने से रोकता है। ठीक है, एक करंट को रोकता है और करंट को जाने देता है, इस वजह से एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब कोई बोलेगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जी का फॉर्मूला क्या होगा, कंडक्टेंस हो जाएगा 1/R। 1/R, क्योंकि कंडक्टर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G = 1/R। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट के बारे में कि कंडक्टेंस का जो है यो यूनिट क्या होता है। देखिए इसका जो यूनिट है बच्चों, वो रेजिस्टेंस से मेल खाता है। कैसे, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा क्या, उसका उल्टा। ओम का उल्टा क्या होता है, ओम इनवर्स। याद रखिएगा, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। या फिर ओम को हम लोग किससे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो ओम इनवर्स इसको भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ओम इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओम का उल्टा क्या होता है, ओम का उल्टा होता है महो, ये भी लिख सकते हैं। और ओम इनवर्स को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको साइमन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, साइमन। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी की सारी किसकी यूनिट हो जाएंगी, कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी। अब आइए पढ़ते हैं कंडक्टेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस इज ऑफ 2 टाइप। कंडक्टेंस जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक का नाम होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और दूसरे का नाम क्या होता है, आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल और आयनिक कंडक्टेंस दोनों में क्या अंतर है। जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से बात करेंगे तो इसमें हम लोग किसको बात करेंगे, वायर के बारे में बात करेंगे या फिर किसी कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है समझिए। आपको पता है वायर में जो कंडक्टेंस होता है, यानी कि वायर में जो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। और सॉल्यूशन यानी कि आयनिक कंडक्टेंस में करंट किसकी वजह से होता है, आयनिक कंडक्टेंस में जो करंट फ्लो होता है बच्चों किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। ठीक है, तो यही बात रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और यहाँ पे आयंस की वजह से करंट फ्लो होता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का टेम्परेचर पे क्या रिलेशन है। देखो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो
आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है जो वायर है, वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब वायर में जो होता है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक सीधी लाइन में फ्लो करते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन यानी कि टकराव होने लगता है, और कोलिजन होने की वजह से इनका जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। फ्लो कम होने की वजह से इनका जो करंट होता है बच्चों वो डिक्रीज कर जाता है। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है। ये बात कर लेते हैं हम आयनिक कंडक्टर्स में, इसका क्या रिलेशन है। देखिए, ये कह रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपका आयनिक कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कोई आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में आपके ढेर सारे आयन भरे पड़े हैं। इस आपके सॉल्यूशन में क्या है, Na+Cl- आयन है। अब क्या होता है, जब सॉल्यूशन में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब क्या होता है, सॉल्यूशन में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो आयंस होता है बच्चों, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसमें जो करंट होता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इस वजह से आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, फर्क को समझिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में जो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और आयनिक कंडक्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो आयंस की वजह से यानी चार्ज की वजह से होता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, जो आयनिक कंडक्टेंस है वो एक फैक्टर पे और डिपेंड करता है, वो होता है आपका मोलैरिटी। किस पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी पे। अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब है सॉल्यूशन में आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, उस पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा बच्चों तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज करेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा वो करंट को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रेडिक्ट विथ रीजन विच पेयर विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे आपके पास पेयर्स दिए गए, इन पेयर्स को देख के बताना है इन दोनों पेयर में किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, यानी किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और उसका रीजन भी आपको देना है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि आपके पास सिल्वर की वायर है, उसका टेम्परेचर है 30°C। एक और सिल्वर का वायर है, उसका टेम्परेचर क्या है, 60°C। कह रहा है कि आपको बताना है इन दोनों में कौन सा सिल्वर वायर है जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा या फिर किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ सिल्वर का वायर है, अभी हमने आपको बताया था कि वायर में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, अगर वायर है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इन दोनों में बताइए किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। देखिए, सिल्वर वायर अगर 30°C पे, यानी इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर कम है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन कम होगा, कोलिजन अगर कम होगा तो वो आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो सिल्वर वायर जो 30°C पे होगा उसका कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन का। क्या कह रहा है कि आपके पास 0.1 मोलरिटी एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है और आपके पास 1 मोलरिटी एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। इन दोनों सॉल्यूशन में आपको बताना है किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया था अगर सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम लोग किसको देख सकते हैं, सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो मोलरिटी पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा मोलरिटी होगा उतना ज्यादा मोल्स होंगे, उतने ज्यादा आयंस होंगे, उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो आप तो देख के बता सकते हैं एसिटिक एसिड का किस केस में कंडक्टेंस ज्यादा होगा, बताइए। देखो यहाँ पे 1 मोलरिटी ज्यादा होता है, यानी एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन में अगर 1 मोलरिटी होगा तो इस केस में उसका जो आयनिक कंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मोलरिटी ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, इसमें ये वाला पेयर क्या होगा, ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा।
अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले का। कह रहा के पास KCl सॉल्यूशन है 20 डिग्री सेल्सियस पे और एक और KCl है 50 डिग्री सेल्सियस पे। इन दोनों में किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन और टेम्परेचर दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर और रिलेशन क्या रिलेशन है हमको बताया थे। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि आयनिक कंडक्टेंस है। आयनिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है, अतः आप बताइए इन दोनों में किस केस में इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? तो KCl सॉल्यूशन जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो आयनिक कंडक्टेंस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें करंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है आपका? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? R होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल G और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल R। ठीक है, और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जो क्या होता है? करंट को जाने से रोकता है। कंडक्टेंस क्या होता है? वो जाने देता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? उसको रोक देता है। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस जो करंट को जाने से रोकता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। ओके, अब देखिए रेजिस्टेंस आपको पढ़ा होगा फिजिक्स में। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे। ठीक है, वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया। रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को आप रिलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है बच्चों? रो बोला जाता है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? L अपॉन A। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस का एक रिलेशन हो गया इसके बीच में, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बीच में। तो इसमें कौन सा टर्म क्या क्या है हम आपको लिख दे रहे हैं। R क्या है आपको तो पता ही अभी बताए थे। R क्या है? R जो है वो आपके वायर का क्या है? रेजिस्टेंस है। R आपका रेजिस्टेंस है। इसके अलावा रो क्या है? रो को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? रजिस्टिविटी बोला जाता है। इसके अलावा L क्या है? L वायर का क्या हो गया? लेंथ हो गया। और आपका A क्या है? वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हम लोग केमिस्ट्री है में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में तो वायर है नहीं। केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो R क्या है? सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। R सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पे किसका लेंथ है? देखो होता क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन में की बात अगर करते हैं तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं? कंटेनर लेते हैं। ओके, उस कंटेनर में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ओके, कंटेनर में यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रोड लगा है और ये दोनों इलेक्ट्रोड में जो इनके बीच की दूरी होती है, इलेक्ट्रॉन में जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों को क्या होता है? L होता है। बेसिकली L क्या होता है? लेंथ क्या होता है? इस इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। दिस इज द लेंथ बिटवीन, किसके बीच का लेंथ होता है? इलेक्ट्रोड जो हम लोगों ने सॉल्यूशन में लिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एरिया है। किसका एरिया होता है? ये जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है, जो इलेक्ट्रोड का एरिया होता है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का है। ठीक है, तो ये होता है केमिस्ट्री में एरिया और लेंथ का मतलब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के यूनिट के बारे में। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो अभी कुछ देर पहले ही बताया थे, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या आता है बच्चों? ओम होता है, या फिर इसका आप सिंबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। वो क्या है आपका? रजिस्टिविटी, जिसका एक और नाम होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग किसे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, अगर आप यहाँ से रजिस्टिविटी को निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ से रजिस्टिविटी की वैल्यू को निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? R में। R इंटू A हो जाएगा और जो लेंथ है वो नीचे आ जाएगा। तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ये आपका एक तरह से रजिस्टिविटी का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसी फार्मूले से क्या कर सकते हैं? रजिस्टिविटी के डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर हम एरिया को क्या मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ को हम लोग कितना मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो वही हो जाएगा उसका रजिस्टिविटी का डेफिनेशन।
ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे एरिया को क्या मान लेंगे 1 और लेंथ को भी क्या मान लेंगे 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी r इंटू 1 r ही हो जाएगा। तो जो रजिस्टिविटी है वो रजिस्ट्रेशन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही होता है रजिस्टिविटी का डिफिनेशन। क्या होता है रजिस्टिविटी? रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी ही रजिस्टेंस है। क्या रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टेंस होता है। कब? जब इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रोड का एरिया कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ को 1 सेंटीमीटर मानेंगे, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे, तो जो रजिस्टेंस होगा वही क्या होता है, रजिस्टिविटी हो जाता है। ठीक है, आइए इसके डिफिनेशन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। यहाँ पे कह रहा है रजिस्टिविटी क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस। साफ साफ कह रहा है कि रजिस्टिविटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होता है। कब? हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ जब 1 सेंटीमीटर हो जाए, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस समय जो सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होता है उसी को रजिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसे यूनिट के बारे में। अब इसकी यूनिट क्या होती है? या तो इसकी यूनिट को आप रट लीजिए या फिर आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, यूनिट आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहां से देखिए, रो इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट अभी लिखे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है यहाँ पे? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ओम सेंटीमीटर। क्या बच गया? ओम सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा आपका रजिस्टिविटी का यूनिट। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या लिख सकते हैं? ओम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर अगर यूनिट को हम लोग मीटर में रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ओम मीटर भी लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। या फिर अगर सिंबल में लिखना चाहे तो आप ओम मीटर लिख सकते हैं या फिर ओम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रजिस्टिविटी का भी यूनिट हो गया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। वो क्या है आपका कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस का भी नाम देते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है? हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये आपको रिकॉल करा दे रहे हैं किसका क्या क्या सिंबल होता है। पहले हम लोग पढ़ा था कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? जी होता है। ये अगला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वो क्या था आपका? रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? आर होता है। रजिस्टिविटी इसको हम लोग स्पेसिफिक रजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या आपका? कंडक्टिविटी। इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको के यानी कि कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है। क्या कह रहा है कि इट इज इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? रजिस्टिविटी का अपोजिट हो जाएगा। यहां से आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की मदद से आप और सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखिए अभी हम लोग ने रजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो? हाँ, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बीच का। ठीक है, अब क्या करिए, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब इसको अपोजिट कर दो, तो आर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, रो का रेसिप्रोकल 1 अपॉन रो हो जाएगा, और एल अपॉन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग और क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन आर को क्या बोलते हैं? 1 अपॉन आर को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर। और 1 अपॉन रो को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रो को आप कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन रो हो जाएगा कंडक्टिविटी इंटू ए अपॉन एल। यहाँ से एक तरीके से कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में क्या आ गया? एक रिलेशन बन गया। ठीक है, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये फार्मूला सही है या नहीं। ठीक है, अब इस फार्मूले की मदद से आप एक नया डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, एक तो डिफिनेशन हमने कंडक्टिविटी के पढ़ लिया, ये रजिस्टिविटी का क्या होता है? उल्टा होता है। एक डिफिनेशन और बना सकते हैं। क्या? देखो अगेन एरिया को हम लोग क्या मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ को क्या मान लेंगे हम लोग? लेंथ को हम लोग क्या मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो तब क्या होगा? देखो एरिया को अगर आप 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, लेंथ को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो जो जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? के के बराबर हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है जो आपका कंडक्टिविटी होता है वही क्या होता है? कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोला जाता है। कब? जब लेंथ के बीच का, इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, उसका एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंडक्टिविटी का एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं। क्या होता है भाई कंडक्टिविटी? देखो कह रहा है यहाँ पे कि इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। ना साफ साफ कह रहा है कि कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है। कब? जब उसका लेंथ कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले भाई। इसकी यूनिट क्या होती है? देखो यूनिट को भी आपको याद नहीं करना है, समझना है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। यानी जो रजिस्टिविटी का यूनिट होगा अगर उसका उल्टा कर देंगे तो आपका कंडक्टिविटी का यूनिट निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये रजिस्टिविटी का यूनिट हमने पीछे लिखा हुआ है, वो क्या होता है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर हो जाएगा। इसी का उल्टा लिख दो, वो क्या हो जाएगा आपका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा आपका यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। या फिर हमने आपको बताया था ओम को हम लोग क्या लिखते हैं साइमन, तो हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। मीटर की जगह सेंटीमीटर रखेंगे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप कंडक्टिविटी के इन सभी यूनिट में से कोई भी एक यूनिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक डिफिनेशन और है कंडक्टिविटी का, उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है ये वाला? कह रहा है कि कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो कह रहा है कि मान लीजिए आप एक सॉल्यूशन लेते हैं, ये क्या है भाई, ये आपका ने एक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने कितना लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भी सॉल्यूशन होगा उसका जो कंडक्टेंस होगा, उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टेंस, सही कर लो इसको, कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये सब सभी कंडक्टिविटी का यहाँ पे डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। आपको बताना है, आप यहाँ पे जो भी चारों फार्मूले दिए गए हैं कौन सा फार्मूला जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर आप सभी फार्मूले को अच्छे से लर्न करेंगे तो पहचान सकते हैं। फिलहाल एक मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है बच्चों, वो वाला फार्मूला क्या है आपका गलत है। ए बी और डी तीनों फार्मूले सही है, बी वाला फार्मूला क्या है आपका इनकरेक्ट है। देखो कैसे, जी जी किसके इक्वल है, कप्पा एल अपॉन ए। ठीक है, अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, जी का फार्मूला क्या है कप्पा ए अपॉन एल, ए अपॉन एल होगा और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एल अपॉन ए, तो यहाँ से आपका फार्मूला गलत हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है, तो सी वाला। तो देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बस ये है कि आप सभी के यहाँ पे फार्मूले को, यूनिट को, डिफिनेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है भाई, अगला हमें पढ़ना है सेल कांस्टेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार। जी स्टार से हम लोग सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ये जी स्टार होता है, इसका फार्मूला होता है आपका एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है भाई सेल कांस्टेंट का, इसको कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन टू देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। कह रहा है कि इलेक्ट्रोड का जो भी लेंथ होता है, इलेक्ट्रोड के जो भी एरिया होता है, एन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, जी स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। मान लीजिए ये आपका सेल है, उस सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एल है, उस इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एल है। तो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है और उसका एरिया होता है, इसी को आप डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आपका सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है उसकी यूनिट क्या होती है। ओके, देखिए लेंथ का यूनिट अगर मान लीजिए हम लेंथ का यूनिट मान लेते हैं, लेंथ की जो यूनिट है उसके हम क्या मान लेंगे, सेंटीमीटर,
और एरिया की यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यानी कि जो सेल कांस्टेंट है उसकी होती है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इसकी यूनिट को लिखा है लेंथ इनवर्स। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, लेंथ इनवर्स। लेंथ का मतलब सेंटीमीटर और मीटर के बारे में बात कर रहा है, इसी को हम लोग सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो सेल कांस्टेंट का एक फार्मूला और होता है। ठीक है, वो कौन सा फार्मूला होता है भाई, सेल कांस्टेंट का एक फार्मूला और होता है, उस फार्मूले को भी लिखवा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सेल कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। यानी कि व्हाट इज सेल कांस्टेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो आपका सेल कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये थे पूरा सेल कांस्टेंट की कहानी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। जो भी आपका सेल होगा, सेल के बीच में इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस को रखना है ऊपर, उसका एरिया निकला है नीचे, इन दोनों के बीच का रेशियो को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या सवाल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन का तो आंसर आप खुद ही ट्राई करिए। क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार, तो जी स्टार की यूनिट क्या होगी, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे। देखो यहाँ पे सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, तो सी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसीलिए कहता हूँ हर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे कह रहा है भाई की मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। कह रहा है किसी भी कोई आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी बोले तो यहाँ पे उसके कप्पा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम आपको कुछ देर पहले एक फार्मूला बताए थे। ठीक है, फार्मूला क्या था, जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू के। ठीक है, इसे फार्मूले को यहाँ पे लिखता हूँ। फार्मूला मैंने क्या बताया था, जो आप जी स्टार होता है वो रेजिस्टेंस और आपका कंडक्टिविटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर यहां से हमने क्या लिया, यहां से अगर कंडक्टिविटी के वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर नीचे चला जाएगा, तो कंडक्टिविटी हो जाएगा जी स्टार अपॉन आर। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, थोड़ा समझिए। अगर हमें किसी तरीके से सॉल्यूशन का हमें सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस ये दोनों पता हो जाएगा, इन दोनों के रेशियो को निकाल लेंगे तो हमें कंडक्टिविटी का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी जी स्टार और आर की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा सेटअप करते हैं। ठीक है, तो आइए इसी को वन बाय वन बहुत ही डीपली समझिए। तो कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमें क्या होता है, पहले कंडक्टिविटी सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो डायग्राम है, किसका डायग्राम है बच्चों, ये आपका कंडक्टिविटी सेल, इसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल बोला जाता है। अब यहाँ पे ये भी आपका कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम है, ये भी कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम है। दोनों में से कोई भी डायग्राम, दोनों ही कंडक्टिविटी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, यहाँ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को वायर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, और बीच में क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी सॉल्यूशन का हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना होता है, वो सॉल्यूशन को यहाँ पे फिल कर देते हैं। लेट सपोज अगर हमें इसमें NaCl का आयनिक हमें कंडक्टिविटी पता करना होगा, तो यहाँ पे NaCl को भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में सवाल क्या आता है कि कंडक्टिविटी सेल में हम कौन से इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। तो कंडक्टिविटी सेल में बच्चों याद रखिएगा, इसमें हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे मेजर करते हैं, इसी कंडक्टिविटी सेल को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये किसका डायग्राम है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो कंडक्टिविटी सेल है, इसको जब हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट करते हैं, वहां पे कंडक्टिविटी सेल का हमें क्या होता है, रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, वो होता है R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 अपॉन R3। ठीक है, होता क्या है, कंडक्टिविटी सेल में हमें तीन रेजिस्टेंस की यूनिट पता होती है और चौथे का निकाला जाता है। तो कंडक्टिविटी सेल, इसे व्हीट स्टोन ब्रिज में जो कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस निकालना होगा, उसका रेजिस्टेंस को यूनिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इनकी फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी R2 की वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और जी स्टार की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं,
जी स्टार का जो फार्मूला भी कुछ देर पहले पढ़ा था, क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो हमने क्या कर सकते हैं, जो भी इस इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ है उसको ले लेंगे और इलेक्ट्रोड को जो एरिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जी स्टार की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, जी स्टार की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ और उसके एरिया को डिवाइड कर देंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इस कंडक्टिविटी सेल का व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाएंगे, वहां से जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ से आप कंडक्टिविटी निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। लेकिन एग्जाम से इसमें बहुत डीपली सवाल नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि जो आपका आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी होता है उस कंडक्टिविटी सेल में कौन से मेटल के इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, प्लेटिनम मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे देखो होता क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। ठीक है, और सोर्स क्या हो सकता है, वो सोर्स आपका एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसको मेजर करने के लिए जो ना बैटरी यूज कर सकते हैं वो एसी और डीसी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सोर्स लेते हैं हम लोग क्या हो लेते हैं, इसमें एसी सोर्स यूज किया जाता है, डीसी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एसी सोर्स का यूज करते हैं, डीसी का यूज क्यों नहीं करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप इस सेल में डीसी बोले तो इस सेल में अगर आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, होता क्या है, बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो मान लीजिए ये आपका माइनस वाला वायर है, ये आपका प्लस वाला है। ठीक है, तो Na प्लस कहाँ पे आ जाएगा, माइनस की तरफ, और Cl वाला कहाँ पे चला जाएगा, प्लस की तरफ। तो इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, यानी कि सोडियम जो होता है वो नेगेटिव पे जाकर डिपोजिट हो जाता है, क्लोरीन जो होता है वो पॉजिटिव जाकर डिपोजिट होता है, और डिपोजिट होने की वजह से इनका जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो वैल्यू होती है वो कम आ जाएगी। जब कंसंट्रेशन ही खत्म हो जाएगा तो हमारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा उसमें क्या होगा, एरर आने लगेगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग डीसी नहीं यूज करते, एसी यूज करते हैं। एसी में क्या होता है, एसी में बार बार पोलैरिटी चेंज होता है, ये इलेक्ट्रोड कभी प्लस कभी माइनस कभी माइनस कभी प्लस, तो पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जो आपके आयंस है वो सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं, इनका कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाता। ठीक है, इस वजह से हम लोग एसी यूज करते हैं, डीसी यूज नहीं करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए गए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, क्या है वो, A conductivity cell usually consists of two। ठीक है, कह रहा है कंडक्टिविटी सेल में हम क्या चीज लगाते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का, जिंक का, की आयरन का। अभी बताए थे कंडक्टिविटी सेल में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, क्योंकि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो होता है वो आयन के साथ रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि वी कैन नॉट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन यूजिंग डीसी बिकॉज। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को हम डीसी सोर्स से मेजर नहीं कर सकते। अभी बताया थे डीसी लेने का घाटा क्या था, अगर डीसी लेंगे तो वहां पे आप रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करने की वजह से उसमें जो भी हम लोग आयनिक सॉल्यूशन लेंगे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है कह रहा है कि यहाँ पे इट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। डीसी सोर्स यूज करेंगे तो सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है, यानी सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जो भी रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे उसके में क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। ये क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेमडा एम से क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर कंडक्टिविटी का। अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका एक सॉल्यूशन है। ओके, इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रोलाइट Na+Cl- हाँ कोई भी हमें आयंस लिए हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, तो क्या होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। देखो जब किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम V होगा और उस सॉल्यूशन में हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसकी क्वांटिटी क्या होगी, 1 मोल होगी। ठीक है, उस वक्त इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है, उस वक्त उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी में यहाँ जो मोलर वर्ड आया है, मोलर का मतलब ये होता है 1 मोल। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है, कब, कंटेनिंग
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आपने जो यहाँ पे सॉल्ट लिया हुआ है वो आपका 1 मोल होना चाहिए, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, V होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली अगर एक लाइन में समझा जाए कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखो इसके दो फार्मूले होते हैं। पहला मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। एक तो फार्मूला ये होता है, ठीक है। और एक फार्मूला और होता है इसका, वो क्या होता है, दूसरा है आपका लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, ज्यादा कुछ नहीं, दोनों फार्मूला लगभग लगभग सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, एक में 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, एक में 1000 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसके यूनिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है, अगर इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अगर ये फार्मूला होगा, ये यूनिट होगा तो इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। अगर मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट दिया होगा क्वेश्चन में साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ऐसा दिया होगा फार्मूला यूनिट, तो इस फार्मूले को लिखेंगे। ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में इसी फार्मूले को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले को याद रखिएगा, जो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी होता है वो K इंटू 1000 अपॉन सी के बराबर होता है, ओके। यहाँ पे कौन सी चीजें क्या क्या है, लेमडा को बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। K को बोला जाता है आपका कंडक्टिविटी, और C क्या होता है, C को बोला जाता है बच्चों मोलरिटी। क्या बोला जाता है, मोलरिटी बोलिए, या फिर इसको एक और बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात नोट करने वाली है, ठीक है, वो नोट करने वाली बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, उल्टा है। यानी कह सकते हैं जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के, मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी ज्यादा है तो उसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू कम आएगी, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी कम है उसके लैम्डा एम का वैल्यू क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। ये था मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। एक बार जल्दी समझ लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से लिखते हैं। ये क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर यूनिट दिया होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस फार्मूले को हम लोग लिखेंगे। और मोलरिटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। क्या लगता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, देखो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या होता है, सही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमने बताया था ये वाला जो यूनिट होता है, इस फार्मूला होता है, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपका इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि which of the following solution of KCl will have highest value of molar conductivity, ठीक है। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है कि KCl का सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपको अभी कुछ देर पहले ही बताते हैं, जो लैम्डा एम होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के, किसके, मोलैरिटी के। इसका क्या मतलब है, हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाईएस्ट वैल्यू, लेमडा एम की वैल्यू क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट कब होगा, जब सॉल्यूशन की मोलरिटी कम होगी। तो देखिए चारों सॉल्यूशन में किसकी मोलरिटी सबसे कम है, सबसे कम मोलरिटी किसकी है, हाँ आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ना, 0.01 इसकी मोलरिटी कम है। तो केसीएल सॉल्यूशन की जब मोलरिटी कम होगी तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होती है वो होती है ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इससे भी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। टॉपिक बहुत आसान है लेकिन एग्जाम में बच्चे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, ठीक है। समझो कंडक्टिविटी को हम लोग किससे लिखते हैं, कंडक्टिविटी को कप्पा से लिखा जाता है, और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किससे लिखते हैं, लेमडा एम से लिखा जाता है। वही कह रहा है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जब किसी सॉल्यूशन में
डाइल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं, सॉल्यूशन में पानी मिलाने पे उसकी जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या बदलाव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम है, डायग्राम को थोड़ा समझिए। एक हमने यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन का ये जो आपका यहाँ पे वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डाइल्यूशन नहीं किया है। इसी सॉल्यूशन में जब हम डाइल्यूशन करेंगे क्या होगा, देखो जब किसी भी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हैं बच्चों, तो उसका जो यहाँ पे चार्ज होता है वो कम होता है। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे चार्ज क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में चार्ज की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन जब पानी मिला दिए, पानी मिलाने पे उतने ही वॉल्यूम में चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। और चार्ज अगर कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो घट जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या कहता है, कंडक्टिविटी कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिव यानी कप्पा बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करने पे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस होते हैं वो आयंस कम हो जाएंगे, आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू घट जाएगी। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं यानी पानी मिलाते हैं, तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, जो आपका कंडक्टिविटी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है भाई, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कि छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज है, और जब हम पानी मिला देंगे तो उतने वॉल्यूम में चार्ज कम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, एक गिलास शरबत है उसको पी जाइए, ठीक है, तो आपको मीठा मीठा लगेगा। उसी एक गिलास शरबत में आप ढेर सारा पानी मिला देंगे तो मिठास कम हो जाएगी। मिठास कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब में जो चीनी की मात्रा होती है कम हो जाती है। सेम हाल यहाँ पर भी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले चार्ज ज्यादा था तो उसमें हम लोगों ने पानी मिला दिया, पानी मिलाने की वजह से चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम हो जाती है। बस एक लाइन आपको याद करना है कि डाइल्यूशन करने पे के की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, अब आइए इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ना, कह रहा है कि डाइल्यूशन करने पे के की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। कह रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस होते हैं वो घट जाते हैं, इस वजह से कप्पा की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, एक चीज और नोट करने वाली बात है, अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दो तरीके से बोल सकते हैं, डाइल्यूशन करने पे के की वैल्यू कम होती है, या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन कम करने पे के की वैल्यू कम होती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, ये तो बात हो गई कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके, मोलर कंडक्टिविटी या लेमडा एम के बारे में। तो मोलर कंडक्टिविटी का डिफिनेशन क्या था, वो कह रहा है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब बाहर से अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी मिला दें, यानी इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट करेंगे यहाँ पे चार्जेस है, डाइल्यूट करने पे चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। चार्ज के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये चार्ज आसानी से फ्लो करेंगे, और किसी सॉल्यूशन में चार्ज इतनी आसानी से फ्लो करता है वो उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस शो करता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि आयंस आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसके डिफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कह रहे कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन डिक्रीजेस ना। कह रहा है कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी का वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि भाई डाइल्यूशन करने पे जो लेमडा एम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अगर लंबे समय के लिए याद करना है, बस उल्टा रिलेशन है। डाइल्यूशन करने पे के की वैल्यू कम होती है, डाइल्यूशन करने पे लेमडा एम की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। वो अगेन डाइल्यूशन करना मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन कम करना है। तो कंसंट्रेशन कम करने से लेमडा एम की वैल्यू बढ़ती है, कंसंट्रेशन कम करने से के की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, इसको याद करिएगा, आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम देगा। तो इससे अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये रिलेशन याद करने रहना। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गया डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे
क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, चलिए अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन को आप थोड़ा देखिए, समझिए कि क्या कहना चाहता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाइल्यूशन इफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। कह रहा है कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज एज फॉलो। कह रहा है कि डाइल्यूशन करने पे दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि दोनों की वैल्यू बढ़ती है डाइल्यूशन करने पे, डाइल्यूशन करने पे दोनों की वैल्यू घट जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी घट जाती है, या फिर कंडक्टिविटी घट जाता है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक बार हम लोग भी नजर घुमा लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, देखो डाइल्यूशन करने पे कप्पा की वैल्यू कम होती है, कंडक्टिविटी घटती है, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। के का वैल्यू घट रहा है, देखो यहाँ पे दिया ऑप्शन में, थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंडक्टिविटी यानी कप्पा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब मोलर कंडक्टिविटी बोले तो लेमडा एम का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डाइल्यूशन करने पे के की वैल्यू कम होती है और लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, एक रिलेशन और है, एक तरीके से और आप पढ़ सकते हैं। देखिए हमने आपको लेमडा एम का फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, डाइल्यूशन करने पे सी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, अगर सी का वैल्यू कम होगा तो लेमडा एम का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि जो लेमडा एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक क्या है, अगला है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किससे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं लेमडा एम नॉट। किससे लिखेंगे, लेमडा एम नॉट को हम लोग बोल देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसी का नाम हम क्या देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही बराबर है, बस एक चीज का फर्क है। फर्क क्या है, अगर हम किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पानी मिला दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा की पानी की मात्रा हो जाएगी उस टाइम पे जो उसका कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, आइए इसको एक बार समझते हैं। क्या कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी सॉल्यूशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, बहुत ज्यादा पानी मिला देंगे, उस समय जो कंडक्टिविटी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे समझिए कि आपके पास एक बड़ा सा ड्रम है। ठीक है, उस ड्रम में आपने एक गिलास क्या लिया हुआ है, एक गिलास चीनी मिला दिया। एक गिलास चीनी मिलाने के बाद पूरे ड्रम भर के अगर पानी मिलाएंगे तो क्या आपको चीनी की मीठा पता चलेगी, तो जी नहीं। तो आप कहेंगे कि भाई इस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गया। तो वही कह रहा है कि जब किसी सॉल्यूशन में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो इनफाइनाइट डाइल्यूट हो जाएगा, उस समय जो उसकी कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, एक बात और समझिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन जो है जीरो हो गया है। कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब वो वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो मात्रा है वो बहुत कम हो गया है। जैसे मान लीजिए अभी बताया एक गिलास चीनी है और एक ड्रम पानी है, पियेंगे तो क्या बताइए आपको चीनी का टेस्ट आएगा, जाहिर सी बात है भाई, पानी बहुत ज्यादा हो गया है और चीनी बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि चीनी की मात्रा बहुत कम हो गया है, या फिर बोल लीजिए कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गया है, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आइए जितने भी हम लोगों ने टर्म पढ़े टर्म को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस को किससे लिखा जाता है, जी फॉर कंडक्टेंस। अगला हम लोगों ने पढ़ा था रजिस्टेंस, रजिस्टेंस को किससे लिखा जाता है, आर से। तो रजिस्टिविटी पढ़े थे, इसको रो से लिखा जाता है। रजिस्टिविटी के बाद कंडक्टिविटी यानी कप्पा से लिखा जाता है। कंडक्टिविटी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग जी स्टार से लिखते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम लोग लेमडा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी सिंबल दिए गए हैं, सिंबल के नाम को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, चलिए अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमें पढ़ना है कि
डिबाय हकल और सेगर इक्वेशन क्या होता है। तो देखने में लग रहा है कि भाई ये तीनों के तीनों नाम एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिबाय हकल और ऑनसेगर ये तीन आदमी अलग अलग है, या तीनों आदमी ने मिलकर एक फार्मूले को बनाया है। फार्मूला क्या है, लेमडा एम इज इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। तो लेमडा एम यहाँ पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। लेमडा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ए कोई कांस्टेंट है, सी क्या है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। ठीक है, देखा जाए ये जो फार्मूला है वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, इस फार्मूले को मैच कर रहा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू ये पूरी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन और लेमडा एम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो ये ग्राफ को एक बार अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ग्राफ कभी कभी देके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम लोग किसके बीच में प्लॉट किया गया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है रूट सी और वाई एक्सिस पे लिया है लेमडा एम। रूट सी को आप लिख सकते हैं सी की पावर 1/2, तो सी की पावर 1/2 लिखा हो या रूट सी लिखा हो एक ही बार है। यानी कंसंट्रेशन और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ग्राफ बिल्कुल क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। और एक इसके लिए था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब कंसंट्रेशन और लेमडा एम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो ये किस तरीके से है, बिल्कुल कर्व लाइन आता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ग्राफ देके पूछ लेता है कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल सीधी स्लोप होगी वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर स्लोप आपका कर्व में आएगा तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, तो आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ओके, देखो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इसके चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, इन तीनों को ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, हाँ वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो पानी में जाने के बाद टूट जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे NaCl ना, NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो Na+ में और Cl- में टूट जाता है। तो जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद अपने आयंस में टूट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। जो पूरी तरीके से टूट जाता है उससे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरी तरीके से नहीं ब्रेक हो पाता उससे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कुछ ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, वो कौन होते हैं आपके, आपका दिएगा KCl हो गया, NaCl हो गया, इसके अलावा HCl हो गया। ठीक है, तो ये सब जो एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका दिया है HCOOH जिसे हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, या फिर CH3COOH ये आपका एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये आपका वीक एसिड होता है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और KCl NaCl HCl आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट किया गया है। अगर इसको नाम देना चाहेंगे तो ये किसका ग्राफ है, एक तरीके से बोल सकते हैं KCl। KCl क्या होता है बच्चों, सॉल्ट होता है, और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आता है, वीक एसिड या वीक बेस। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट सपोज यहाँ पे CH3COOH ये आपका वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो बात क्या है, देखो अगर इस ग्राफ को अगर हम पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो देखो इस ग्राफ को पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा एम नॉट। ठीक है, जब हम लोग ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोलेंगे, लेमडा एम नॉट, यानी इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कहने का ये मतलब है इस ग्राफ की मदद से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट करता है। अगर हम किसी के वीक इलेक्ट्रोलाइट को जो ग्राफ गया है क्या इसको हम कट कर सकते हैं, इसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पे ग्राफ है ये देखो क्या हो गया, लाइन के पैरेलल हो गया, और लाइन के पैरेलल हो गया तो इनफाइनाइट पे जाके कट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ग्राफ की मदद से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ग्राफ की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर
strong electrolyte can be find out by extrapolation of graph because the graph is linear। ना साफ साफ कह रहा है कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग ग्राफ की मदद से लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। लेकिन अब बात करेंगे वीक के लिए, तो क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ बिकॉज द ग्राफ इज नॉन लीनियर। ना कह रहा है कि अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा तो उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की मदद से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है लीनियर नहीं है बल्कि कैसा है, कर्व है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग ग्राफ को क्या बोलते हैं इसको, हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो एग्जाम में सवाल आता है कि अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो किसकी मदद से कर सकते हैं, कि ग्राफ से तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए बच्चे एक यहाँ पे लॉ बनाया गया है। उस लॉ को क्या बोलते हैं, उस लॉ को बोलते हैं हम लोग कोहलाच लॉ। क्या बोला जाता है, कोहलाच लॉ। वही कह रहा है कि बट कैन बी डिटरमाइंड बाई अप्लाइंग कोहलाच लॉ। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना होगा उसके लिए हम लोग कोहलाच लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ गहरी बात है, उसको थोड़ा और समझ लीजिए। देखो, हमने कहा कि ग्राफ को पीछे ले जाइए, जहां पे कट करेगा वो क्या होता है, लैम्डा एम नॉट होता है। अगर गौर से आप देखेंगे यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये कट किया है, जिस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे बच्चे जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन कितना होता है, 0। ठीक है, वही कह रहा है 0 कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से इस फार्मूले में एक बदलाव आ सकता है। बदलाव क्या आ सकता है कि अगर हम कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन बिकम 0, कंसंट्रेशन को हम लोग कितना रख देंगे, 0। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू इसमें पुट करिए, तो अगर इसमें सी की वैल्यू 0 कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर आ जाता है। आप बोलिएगा अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, यानी 0 होगा, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी होता है, वही क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे ग्राफ का मैं मोटिव बता दे रहा हूँ। मोटिव क्या है, मोटिव यही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ग्राफ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ग्राफ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम नॉट की वैल्यू निकालना होगा तो इस कोहलाच लॉ को हम लोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए भाई समझते हैं कि कोहलाच लॉ क्या होता है। ठीक है, कोहलाच लॉ क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, पढ़िए। कह रहे कि सॉल्यूशंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट एक्स एंड वाई। कह रहा है एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, और उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, उसमें पानी मिलाया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस 25 टाइम्स। अब जो भी आपका एक्स इलेक्ट्रोलाइट था उसकी मोलर कंडक्टिविटी 25 गुना बढ़ गई, वेयर एज डेट ऑफ y इंक्रीजेस 1.5 टाइम, और y की जो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है वो बस 1.5 टाइम से इंक्रीज करें। तो क्या पूछ रहा है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आइए पहले हम लोग स्टोरी को डिकोड करते हैं। क्या कह रहा है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सा है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ भाई, एक का नाम रखा है एक्स, एक का नाम रखा है वाई, 2 आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे कहानी, कह रहा है कि डाइल्यूट कर रहे हैं एक्स को भी क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है, यानी इसमें हम लोग पानी मिला रहे हैं। वाई में भी क्या होता है, इसमें डाइल्यूट कर रहा है, यानी इसमें भी पानी मिला जा रहा है। ठीक है, अब डाइल्यूट करने पे क्या बदलाव आ रहा है कि एक्स का मोलर कंडक्टिविटी 25 टाइम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे एक्स का मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो रहा है, 25 टाइम यानी 25 गुना बढ़ जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो y का मोलर कंडक्टिविटी है वो आपका कितना 1.5 टाइम से बढ़ रहा है। तो अब इन डाटा को देखिए बताइए x और y में कौन आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए होता क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहचान होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं वो पूरे आयंस में टूट जाता है।
ठीक है। तो जब उसमें पानी मिलाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि वो पहले से पूरे के पूरे आयंस में टूट चुके होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, शुरू में तो आयंस कम होते हैं, जैसे जैसे हम लोग वाटर ऐड करते जाते हैं उसके आयंस बढ़ते जाते हैं। अब आयंस अगर बढ़ेगा तो उसके लिए उसका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और गहराई में समझा देना, समझिए। जैसे मान लीजिए NaCl, NaCl आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं ये ब्रेक होता है Na+ में और Cl- में। अब इसमें अगर हम पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने की वजह से आपके जो आयंस जितने पहले थे उतने बाद में भी आयंस होंगे, क्योंकि आयंस पूरे पूरे टूट जाते हैं, बस पानी मिलाने में इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, तो इसके लिए लेमडा m का वैल्यू थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3 COOH, इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो टूटता है CH3 COO- में और H+ में। ठीक है, क्योंकि ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो आयंस है पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते, लेकिन जैसे जैसे आप इसको डाइल्यूट करते हैं, जैसे जैसे इसमें पानी मिलाते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ कैटायन एनायन है इनकी वैल्यू बढ़ेगी, और चार्ज बढ़ेगा, उसके लिए लेमडा m की जो वैल्यू होती है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन क्या निकल सकता है, कंक्लूजन ये निकल सकता है कि डाइल्यूट करने पे जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है वो आपका कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और डाइल्यूट करने पे जिसकी वैल्यू कम बढ़ रही है इसका मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, वाई वाला होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर अगला यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोहलार्च गिव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, फिर क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड ट्रू, इस फॉर्मूले के लिए कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, थोड़ा समझिए, कह रहा है कि जब C को √A के बराबर रखेंगे तो लेमडा बराबर लेमडा m0 के होगा, C को जब 0 रखेंगे तो लेमडा m0 के बराबर होगा, और C इनफाइनाइट होगा तब लेमडा m0 के बराबर होगा, C अगर 1 होगा तो लेमडा m0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा हमने क्या बताया था, अगर कंसंट्रेशन को 0 रख देंगे तो जो आपका मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जब कंसंट्रेशन 0 होता है उस पे जो लेमडा m होता है लेमडा m0 के इक्वल होता है, यानी बी वाला आपका रिलेशन सही हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि इन प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, कह रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन के रूट को और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो फॉलोइंग कर्व आर ऑब्टेन फॉर इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट A और B। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं A और B। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A एंड B, आपको बताना है A और B में जो इलेक्ट्रोलाइट है इनका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो इसके सॉल्यूशन को आप खुद ही आसानी से बता सकते हैं। देखो, हमने बताया था कि अगर स्लोप आपका बिल्कुल सीधा आ रहा है, ठीक है, स्लोप आपका बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, यानी वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको याद है कर्व कैसा आ रहा था, कर्व बिल्कुल इस तरीके से राउंडेड फॉर्म में था। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा था, ए और बी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, जो आपका ए इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कैसा होगा बताइए, ए इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कैसा होगा। क्योंकि ए का जो कर्व है बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो आपका बी इलेक्ट्रोलाइट है इसका नेचर कैसा होगा भाई, क्योंकि इसका जो शेप है वो क्या है, कर्व शेप में। कर्व शेप में कब होता है, जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आपको जो ग्राफ यहाँ से प्लॉट कराए गए थे उसी ग्राफ से बेसिकली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, मैंने इन दोनों ग्राफ को अलग अलग किया था। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बिल्कुल सीधा था और वीक में क्या था, कर्व था। इसे दोनों ग्राफ को उसने क्या किया है, दोनों को मर्ज कर दिया है, बाकी का कंटेंट सेम है। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, what happened on extrapolation of lambda m to concentration approaches 0 for electrolyte A and B। कह रहा है कि अगर हम A और B के
ए और बी के ग्राफ को अगर हम और प्लॉट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। आपको बताए थे कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो पीछे जाके कट करता है, जहां पे कट करता है वहां पे लेमडा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। अब बी का जो लाइन है ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कट ही नहीं करेगा, यानी बी के लिए लेमडा एम की वैल्यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड है तो क्या होगा, क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रापोलेशन करने पे क्या होगा, एक्स्ट्रापोलेशन करने पे जो आपका ए इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए हम लोग लेमडा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और बी के लिए हम लोग ग्राफ की मदद से लेमडा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, बस यही इसका सिंपल सा आंसर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड सेम टू सेम एक क्वेश्चन और है, उसको भी पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि with the help of graph explain why it is not possible to determine lambda m naught for weak electrolyte by extrapolation the molar conductivity versus C root curve for strong electrolyte। देख क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम नॉट की वैल्यू ग्राफ से प्लॉट नहीं कर सकते, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रीजन ये मैंने पहले बता दिया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ होता है। क्योंकि स्ट्रेट ग्राफ है तो इसके लिए वो वाई एक्सिस पे कट करता है, कर्व होता है। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग इसके लेमडा एम नॉट की वैल्यू जो होती है फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, नॉन लीनियर ग्राफ, लीनियर नहीं होता, या फिर कह सकते हो वो कैसा होता है, बिल्कुल कर्व होता है। ओके, अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हम लोग लेमडा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, और लीनियर होगा तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ भाई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है बिल्कुल सीधे जा रहा है और जो वीक है उसका ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, कट हो जाती है। ठीक है, इसका भी अगर लॉजिक जानना चाहते हैं तो बता दे रहे हैं, हम आपको पहले बताए थे। क्योंकि जो NaCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पानी में डिजोल्व कर सकते हैं, वो पूरे टूट जाते हैं। तो पूरे टूट जाते हैं तो इस तरीके से उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है बिल्कुल लीनियरली इसका ग्राफ बनता है। लेकिन जब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना आप डाइल्यूशन करते जाएंगे उसमें जो आयंस है वो बढ़ते जाएंगे। तो जब आपका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, यानी कि आप बहुत ज्यादा जब डाइल्यूट कर देंगे तो उसके आयंस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से इसका ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल पैरेलल चला जाता है, यानी उसकी वैल्यू अचानक से आखिरी में बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन है जी नहीं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं भाई जिसका हमें इंतजार था, वो है कोहलॉर्च लॉ। क्या होता है कोहलॉर्च लॉ, तो एग्जाम में आपके इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कोहलॉर्च लॉ का डिफिनेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कोहलॉर्च लॉ क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास NaCl दिया हुआ है। ठीक है, हर कोई बोलेगा कि हमें NaCl के लिए क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालना होता है तो हमें कोहलॉर्च लॉ का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, तो देखो NaCl को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NaCl जब पानी में जाता है तो क्या बनता है Na+ और Cl-, ये बनता है। ठीक है, और हमें NaCl के लिए क्या निकालना है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है किसके लिए, NaCl। ठीक है, अगर NaCl का अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा तो हमें Na+ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और Cl- का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे Na+ और Cl- के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सम कर देंगे तो NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कोहलॉर्च लॉ। कोहलॉर्च लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उसके कैटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन से समझाते हैं। क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ना, क्या कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कैटायन और एनायन के
लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कैटायन और एनायन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा उसको सम कर देंगे तो पूरे पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने अभी पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट के का अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा तो उसके लिए हम कोलाच लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ग्राफ से तो पता कर ही सकते हैं लेकिन वीक का तो नहीं कर पाएंगे। अगर भाई बोला कि बताओ अगर हमें CH3COOH जो एसिटिक एसिड होता है ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके लिए अगर हमें लेमडा एम नॉट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो एसिटिक एसिड वाटर में ज्यादा तो क्या बनता है, ये बनता है आपका CH3COO माइनस और क्या बनता है H प्लस। तो हमें क्या करना है, अगर हमें CH3COO माइनस इतने का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होगा और H प्लस का वैल्यू पता होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ये कैटायन और एनायन का यहाँ पे ग्राफ बना है। ठीक है, तो इस ग्राफ में थोड़ा देखिए, इस ग्राफ में क्या लिखा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सम आयंस। ठीक है, कुछ आयंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है। देखिए H प्लस का दिया है Na प्लस K प्लस CO2 प्लस, यानी हमें आयंस का अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होगा बस तो सम कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे COO माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया है, COO माइनस का वैल्यू दिया है 40.9, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना रखेंगे 40.9 प्लस H प्लस का कितना वैल्यू दिया है, H प्लस का वैल्यू कितना दिया है 349.6, कितना दिया है 349.6। इनको सम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 15, कैरी आया 1, 9 प्लस 0 प्लस 1 10 हो गया, कैरी आया 1, 4 प्लस 4 8 1 9 हो गया। हाँ 9 हो गया, इसके अलावा क्या बच गया 3 बच गया। तो 390.5 इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से कैटायन और एनायन के वैल्यू को सम करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे तो आपको कोलॉच लॉ निकालने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इसके एप्लीकेशंस भी है। क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ कोहलॉच लॉ, कोहलॉच लॉ के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, यानी कोहलॉच लॉ को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो अभी पढ़ ही लिया, कोहलॉच लॉ कहाँ पे यूज होता है, कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना होगा तो कोहलॉच लॉ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से लिखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में, चैप्टर का नाम है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। वही कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है उससे हम कोहलॉच लॉ से पता कर सकते हैं। कैसे फार्मूला होता है, लेमडा अल्फा की वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है निकालने का। यानी कि अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी पता होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होगा, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये अल्फा किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें अल्फा की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती, इसके लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। स्ट्रॉन्ग में तो कोई परेशानी नहीं है, वीक की वैल्यू जो होती है, वीक के लिए अल्फा की वैल्यू कहाँ से होती है 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, और तीसरा क्या दिया है, तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि आप कोहलॉच लॉ की मदद से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि हम कोहलॉच लॉ की मदद से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट मेजर कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे लिखते हैं, K से। ठीक है, K फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो K का फार्मूला होता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर फॉन 1 माइनस अल्फा। ये फार्मूला होता है, इसके बीच में आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन है। C यहाँ पे कंसंट्रेशन है, K यहाँ पे क्या है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो क्या होता है जब आपका अल्फा की वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है, अगर क्या होगा अल्फा की वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा कम होगी, किससे 1 से, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो K किसके बराबर हो जाता है, C अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इन दोनों में से कोई फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम में इसको यूज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा कि ये फार्मूला है
इसमें कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो कोलास लॉ की मदद से हम लोग इतने सारे चीजों को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके एप्लीकेशन को वन बाय वन हम लोग यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में है कोलास लॉ से, तो आइए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि दी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl2 प्लस एंड Cl माइनस आर दिस एंड दिस। ठीक है, कह रहा है कि कैल्शियम और क्लोराइड के लिए आयनिक कंडक्टिविटी दिया गया है। क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। ठीक है, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करना है। तो देखिए यहाँ पे CaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, उससे कैटायन और एनायन का आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो कोलास लॉ लगाते हैं यहाँ पे। तो किसके बारे में पूछ रहा है? कह रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, इसके लिए हमें क्या निकालना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके आयंस के। तो कैल्शियम किस में ब्रेक होता है? Ca2 प्लस में ब्रेक होता है, और Cl किस में ब्रेक होता है? Cl माइनस में। ठीक है, एक चीज का लेकिन आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि यहाँ पे जितने आपके एलिमेंट दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो Cl में क्या होगा? आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसका जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा इसमें आप क्या करेंगे? Cl में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि जितने यहाँ पे आपके एलिमेंट दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे Ca2 प्लस का वैल्यू कितना दिया है? 119 प्लस, और Cl माइनस की वैल्यू कितनी दी है? 76.3 इंटू 2। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना है। ओके, आइए सॉल्व करते हैं भाई। 76.3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 119 प्लस इससे मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 152.6। ठीक है, आप थोड़ा इसको सम कर दो तो 0.6, 9 प्लस 2 11, 5 प्लस 1 6 1 7, और 1 1 क्या हो जाएगा? 2 271.6। देखिए क्या ये ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है? हाँ, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा होगा तो आप कोलास लॉ की मदद से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, ये आपका जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को करते हैं। कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 2.48 इंटू 10 की पावर माइनस 2। कह रहा है कि एक KCl का सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी है 0.2 और उसके लिए कंडक्टिविटी का वैल्यू 2.48 10 की पावर माइनस 2 दिया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आपको कोई भी अगर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? सबसे पहले लिखिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया है, क्योंकि इन सब गिवन लिखने से भी एग्जामिनर आपको हाफ नंबर तो दे देगा। तो मोलरिटी कितना दिया है भाई? मोलरिटी वो है आपका कितना? 0.2 दिया है। ओके, और कंडक्टिविटी कितना दिया है? कंडक्टिव बोले तो कप्पा की वैल्यू दी गई है कितना? 2.48 इंटू 10 की पावर माइनस 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए और क्या को कैलकुलेट करना है? मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा है उसी के फार्मूले को आपको रख देना है। तो लेमडा एम, ठीक है, लेमडा एम का फार्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब तो फार्मूला को पुट कर दिया, कप्पा की वैल्यू कितना दिया है? 2.48 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1000 अपॉन सी के वैल्यू कितना दिया है? कंसंट्रेशन कितना? मोलरिटी 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बच्चों जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? वो आपकी आ जाती है 124। कितना हो जाएगा? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपके लिए लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर निकल जाती है। ओके, चलो एक तो यहाँ से हमारा एक काम हो गया। अगला क्या पूछ रहा है?
अगला पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आपको मैंने फार्मूला बताया था, वो फार्मूला याद है आपको? हाँ, डिग्री ऑफ फार्मूला था लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, ये फार्मूला था। और लेमडा एम की वैल्यू अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही निकाली है, तो कितना है? लेमडा एम नॉट की वैल्यू कितनी है? 124। तो 124 यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए कितना? 124। और लेमडा एम नॉट इसकी वैल्यू दी गई नहीं है, ठीक है, नहीं दी गई है। तो लेमडा एम नॉट की वैल्यू हम लोग किससे निकाल सकते हैं? कोहलॉच लॉ से निकाल सकते हैं, क्योंकि केसीएल का जो सॉल्यूशन है उसका यहाँ पे मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया है, तो इसकी वजह से हम लोग लेमडा एम नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें केसीएल के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो किसके बराबर हो जाएगा? कैटायन और एनायन के सम के बराबर हो जाएगा। तो कैटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे K प्लस का वैल्यू कितना दिया है? 73.5 प्लस Cl माइनस का वैल्यू कितना है? 76.5। ओके, इसको सम कर दीजिए। 5 + 5 0 हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9, और 1 कैरी था 10 हो गया, 7 7 40 150। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई, ठीक है। तो लेमडा एम नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो यहाँ पे कर दीजिए 150। तो 124 को जब आप 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0.827। ये क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी अब आप न्यूमेरिकल करिए तो एक चीज का ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये समझिए क्वेश्चन में दिया क्या है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आपको देखना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और फार्मूला लिखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले समझिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर 0.225 मोल पर लीटर मिथनोइक एसिड इज 46.1, ठीक है। कह रहा है कि मिथनोइक एसिड है, उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितना दिया है? 46.1 दिया है, और उसका जो मोलरिटी है 0.025 मोल पर लीटर है। सर आपको कैसे पता कि मोलरिटी है? जो मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो यूनिट देख के पता चल जाएगा कि वो मोलरिटी दिया गया है। फिर आगे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के की वैल्यू निकालनी है। और डाटा में क्या दिया है? H प्लस का और HCO माइनस का यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन में लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे मोलैरिटी दिया है। मोलैरिटी कितना दिया है? मोलैरिटी दिया है 0.025 मोल पर लीटर। और क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दिया है, तो लेमडा एम की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और कुछ भी दिया है? हाँ, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको के की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जो जो चीजें दी गई हैं उसको आप 1 बाय 1 करके लिखिए, ओके। जल्दी से लिख के खाली हो जाते हैं हम लोग भी। फार्मूला क्या लिखवाया था आपको? अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा का फार्मूला था यहाँ पे लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, ये फार्मूला हम लोगों ने लिखवाया था ना? अब क्वेश्चन में देखो लेमडा एम का वैल्यू दिया है, कितना दिया है भाई? यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, हाँ, तो लेमडा एम के वैल्यू कितना दिया है? लेमडा एम के वैल्यू दिया है 46.1, तो लिख दो यहाँ पे 46.1 दिया है, अपॉन लेमडा एम नॉट की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा एसिड है? मिथनोइक एसिड। मिथनोइक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH, इसको मिथनोइक एसिड बोलते हैं। इसका हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा। ये किसके बराबर होगा? इसके चार्ज के सम के बराबर। तो किसमें ब्रेक होता है? ये आपका ब्रेक होता है एक तरीके से लेमडा एम, ये ब्रेक होता है CHCOO माइनस में, और H प्लस में ब्रेक होता है। तो एसिटिक एसिड होता है ये, एसिटेट आयन और H प्लस में ब्रेक होता है, ठीक है। अब एसिटेट आयन की वैल्यू कितनी दी गई है? एसिटेट आयन का वैल्यू दिया है 54.6, और यहाँ पे H प्लस का वैल्यू कितना दिया है? 349.6, ठीक है। इन दोनों को सम कर दो, 6 + 6 12 हो जाएगा, 9 + 4 13 114, कैरी आया 1। फिर से देखिए
6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ, 12 के लिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए, पॉइंट लगाइए। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 14 हो जाएगा। 14 कैरी आया 1, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 1 10 की 0, कैरी आया 1, 3 1 4, 404.2 ये हो गया लेमडा एम नॉट की वैल्यू। तो लेमडा एम नॉट की वैल्यू क्या करना है आपको, उठा के पुट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या ये सही आया है, चलिए लिख दीजिए लेमडा एम नॉट की वैल्यू 404.2। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.114, 0.114 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखवा दे, के इज इक्वल टू क्या था, सी अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही था। और सी यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.025 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.114 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.114। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.67 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। यहां से हमने के की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, हाँ एक अभी और है क्या, चलिए 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से करके खाली हो जाते हैं। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर CH3COO सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 100 ओम, ठीक है। कह रहा है कि एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, वो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, अब मोलरिटी दिया है 0.05, ओके। और क्या दिया है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से लिख लेते हैं भाई, क्या क्या चीजें आपको पहले से यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन बोले तो मोलरिटी कितना है, 0.05 मोलरिटी दिया है। और सेल कांस्टेंट बोले तो जी स्टार की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 0.0354 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लेमडा एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ओके। अब फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला याद है, हाँ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन तो दिया है लेकिन कप्पा नहीं दिया है, तो कप्पा निकालना पड़ेगा। तो कप्पा का फार्मूला आप एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कप्पा के लिए, वो फार्मूला क्या था आपको याद है, फार्मूला था आपका यहाँ पे जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर। याद है जब हम आपको सेल कांस्टेंट पढ़ा रहे थे तो वहां पे ये रिलेशन दिया हुआ था। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर को इधर पे दिए तो हो जाएगा जी स्टार अपॉन आर, ओके। और जी स्टार की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.0354 अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 100, ठीक है। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.54 इंटू 10 की पावर -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ से आपका के का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। अब के की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3.54 इंटू 1000 अपॉन सी का वैल्यू कितना है भाई, 0.05, ओके। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पूरी आ जाएगी कितना, 7.08 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। कि यहाँ पे NaCl, HCl, NaAC इन तीनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। और आपको क्या पूछ रहा है, HAC का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना यानी आपको यहाँ से सीधा कोहलॉच लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो कोहलॉच लॉ लगाते हैं तो क्या क्या दिया यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया किसके लिए, NaCl के लिए, ठीक है। NaCl को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो NaCl को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और HCl को कैसे लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl को लिख सकते हैं आपको लेमडा एम नॉट फॉर HCl किस में ब्रेक होगा, H प्लस में ब्रेक होता है और आपका ब्रेक होगा Cl माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। और क्या बच गया, NaAC।
NaSO को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोला जाता है? सोडियम एसीटेट बोला जाता है। इसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा एम नॉट फॉर Na प्लस और लैम्डा एम नॉट फॉर Ac माइनस। ठीक है, ये था इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इनके लिए वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे NaCl के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? की वैल्यू कितनी है? NaCl का 126.4 और ACl के लिए कितना दिया है? 425.9 और आपका NaAc के लिए कितना दिया है? 91.0। ठीक है, हमें क्या निकालना है? HAC के लिए लैम्डा एम नॉट निकालना है, तो उसके लिए वैल्यू जल्दी से लिख दो। हमें HAC को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट निकालना है हमें HAC यानी फॉर्मिक एसिड के लिए। तो किसमें ब्रेक होगा आपका? H प्लस में ब्रेक होगा और ये किसमें ब्रेक होगा आपका? CAC माइनस में। ठीक है, इसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर गौर से देखेंगे हमें किसकी जरूरत है? H प्लस और AC की जरूरत है। ठीक है, हमें किसकी जरूरत है भाई? हमें जरूरत है किसके? H प्लस यानी इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, और हमें AC इसकी वैल्यू चाहिए, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा करें इनको, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, कुछ ऐसा करिए कि इनको प्लस माइनस करने पे पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, बस H प्लस और AC माइनस टूटे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ देखो Cl से Cl कैंसिल हो सकता है, Na से Na कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ प्लस माइनस करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे और 1 से माइनस कर देंगे तो क्या होगा? सारी वैल्यू कैंसिल आउट होके बचेगा H प्लस और AC माइनस। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्या करिए आप, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दीजिए और उसको माइनस कर दीजिए किससे? 1 से, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन सेकंड में कौन है? सेकंड में कौन से आयन है? H प्लस और Cl माइनस है, तो सेकंड में आपका H प्लस और Cl माइनस है। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है किसके साथ? थर्ड वाले के साथ। तो थर्ड में कौन है भाई? थर्ड में आपका Na प्लस AC माइनस। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है Na प्लस और AC माइनस दिया हुआ है, ये सेकंड इक्वेशन है। इनको माइनस करना है किससे? फर्स्ट वाले के साथ। फर्स्ट में कौन है भाई? फर्स्ट में है आपका Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिया है Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो वैसे ही रहेगा, H प्लस Cl माइनस Na प्लस और AC माइनस। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ Na प्लस बचेगा और यहाँ पे फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस Cl माइनस। तो गौर से देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ Na प्लस माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा और Cl प्लस में है, Cl माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? H प्लस और AC माइनस। और हमें यही लाना था, देखो हमें क्या लाना था यहाँ पे? H प्लस और AC माइनस। ठीक है, यानी कि हम सेकंड और थर्ड के वैल्यू को सम करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए सम कर देते हैं भाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड को सम कर देंगे, उसको 1 से माइनस कर देंगे। सेकंड का वैल्यू कितना दिया? 425.9 प्लस 3 का कितना दिया है? 91। इसको माइनस कर देंगे किससे? 126.4 से। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? इनका वैल्यू आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये बहुत ही थोड़ा सा लेंदी तरीका था करने का। ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता होगा, क्योंकि यहाँ पे NaCl, HCl, NaAc इन तीनों का आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया था और चौथे का पूछ रहा था, तो हमें H प्लस और AC माइनस चाहिए था। कुछ ऐसा करते कि H प्लस और AC माइनस बच जाए, बाकी सबकी वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो हमने 2 और 3 को जोड़ के 1 से घटा दिया, तो हमारा काम हो गया। इस तरीके से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। आई होप तो इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जितने भी लेक्चर आपको पढ़ाए गए हैं, सारे के लेक्चर के जो आपके PPT है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, केमिस्ट्री लोकेशन पे। तो मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।